हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में ना आपको क्लास 11 का मिड टर्म का एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है ना, तो पिछले साल का पेपर दिखा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और आप इसके आसपास की चीज़ें कर पाए। देखिए, सेक्शन ए आपके एग्ज़ाम में जो आएगा वो 26 मार्क्स का रहेगा। मैं इस वीडियो में आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो ये मॉर्निंग का क्वेश्चन पेपर है हमारे सामने, ये पहले पैसेज आइए, आप ध्यान से देखो। इस पैसेज को आपको पहले रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद आपको इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। 6 तक तो आपको आंसर बताने होंगे, एक एक लाइन वाले आंसर है जो आपको पैसेज में से ढूंढने हैं, ठीक है। फिर 7वें नंबर से एमसीक्यू है, 8वें नंबर पे एमसीक्यू है, 9वें नंबर पर एमसीक्यू है। फिर यहाँ पर सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग पूछा है, मतलब इसका सेम अर्थ क्या है, सेम मीनिंग क्या है। जैसे मैं अगर मॉर्निंग की बात करूं, यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। ये मॉर्निंग है ना, तो ये कह रहा है क्रिएटिव थिंकिंग किसे कहा गया है। तो आपको इसी में से ढूंढना है, और ये आंसर लिखा हुआ है। आंसर की में देखो कितना बड़ा लिखा है, पैटर्न तक। तो क्रिएटिव थिंकिंग इज इंटेंशनली गेनिंग न्यू इंसाइट एंड डिफरेंट आइडियाज। देखिए ये आंसर। तो देखो, पहले एक नंबर का भी इतना बड़ा आंसर हो सकता है, आप आंसर की में देखो। इसलिए अगर आपको जो लग रहा है ना, आप वो लिख देना, चाहे अगर वो बड़ा हो तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, मैं आपको एक एक मीनिंग पढ़ के तो नहीं समझा सकता, बस आइडिया बता रहा हूँ जो आप जानना चाहते होंगे, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो ये है ना, आप देख रहे हैं, तो इनके आंसर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। आप चाहे तो वो मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके आंसर आप इसमें ढूंढना चाहे तो आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। आप ढूंढ सकते हैं, और मैं आपको बता दूं इनके आंसर। अब आप देख लो और चेक कर लो कि आपके आंसर कितने सही हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूं ताकि और क्लियर नजर आ जाए। ये सब आंसर है इसके। जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना, हेल्पफुल, पैरा नंबर 3 में उसका क्या आंसर होगा, तो उसका आंसर क्या है यहाँ पर, कंडक्टिव है। और ये पैसेज पढ़कर आपको पता लगेगा जब आप इसे पढ़ेंगे ना। जब पैरा नंबर 3 लिखा है तो पैरा नंबर 3 में आपको वो आंसर मिलेगा जरूर, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको जरूर मिलेगा। इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्रिएटिंग और कंडक्टिव, देखो शुरू में मिल गया, हम आगे देख रहे थे, ठीक है। आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहली पैसेज सिंपल आई है, इसके आंसर आपको देने, मैंने आपको अच्छे से इसके आंसर सारे दिखा दिए। इस पर जो टिक लिखा है उसको आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। वैसे 9 का सी था, 8 का बी है, और 7वें का जो सी था, ठीक है ना। अब सेकंड जो है ना, वो केस स्टडी बेस्ड होगी, जिसमें कुछ कहानी या कोई बात या किसी चीज का डाटा इकट्ठा करके आपके सामने रखा गया होगा, ठीक है। अब देखो, इसको पढ़ो, आप आराम से देखो। ये कोविड-19 के रिगार्डिंग है। इसको पढ़ने के बाद फिर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और आप इन क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि उनके आंसर कितने ठीक निकले हैं। ठीक है, देखो एक ये पैसेज आई है, फिर 8 नंबर की है ये भी, और ये कितने की थी, 10 नंबर की थी। पहले वाले 10 नंबर की है, दूसरी पैसेज 8 नंबर की, 18 नंबर तो यही हो गए। इसलिए आप ना जो सपोर्टिंग मटेरियल मिले ना, उनकी पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 18 नंबर की पैसेज ही पैसेज है डियर।
देखो ये 8 नंबर की है। अभी जो तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं ना, देखो मैं आपको बता दूं कि ये दूसरी पैसेज अभी चल रही है, मैंने तीसरी भी आपको दिखा दी थी। तो ये दूसरे में क्वेश्चन है, आप आराम से देख सकते हैं। यहां तक है, ठीक है। फिर इसके आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए थे। ठीक है। फिर है नोट मेकिंग। अब आपको कैसे पता चलेगा ये नोट मेकिंग है? आप पैसेज देखिए, ये पैसेज दे रखी है, यहां तक देखो। फिर यहां पर लिखा होगा, देखो मेक नोट्स। देखो नोट मेकिंग नहीं लिखा आएगा वर्ड, एग्जाम में मेक नोट्स लिखा है, जो कि बच्चे समझ नहीं पाते। लिखा है सुटेबल टाइटल बताइए, एब्रिविएशन बताइए। जो नोट मेकिंग है ना, तो टाइटल का 1 मार्क्स है, एब्रिविएशन का 1 मार्क्स है, और जो नोट्स बनाएंगे ना उसके 3 मार्क्स है। और जो पैसेज आप लिखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, वो 3 मार्क्स की। इस तरीके से टोटल 8 मार्क्स का है ये। अब आप इसको पढ़ो। देखो इसमें ना आपको सबसे पहले टाइटल बताना पड़ता है। टाइटल क्या होगा इस कहानी का, यहाँ मेंशन नहीं किया, बता रखा है कि किस किस के कितने कितने मार्क्स। देखिए नोट मेकिंग के बारे में इन्होंने बता रखा है, टाइटल 1 मार्क्स का है, नंबर और इंडेंटिंग का 1 मार्क्स है, एब्रिविएशन का 1 मार्क्स है, नोट्स के 2 मार्क्स है, और जो समरी है उसके 3 मार्क्स। और यहाँ पर ना ये बता रखा है कि बच्चे को टाइटल मेन पॉइंट सब अच्छे से बताने हैं। और यहाँ पर इन्होंने पूरे का आंसर करके भी दिखा रखा है। ये पूरा का पूरा जो है ना नोट मेकिंग, इसका आंसर इन्होंने करके भी दिखा रखा है। आप टाइटल इसकी जगह जो इन्होंने लिखा कोई और भी लिख सकते हैं। मतलब ये पूरी कहानी पता है किसके ऊपर है, कि जो है ना हॉलीडे छुट्टियां मिलनी चाहिए। जो रेजुविनेटिंग द माइंड है ना, बॉडी और माइंड का एक तरीके से दोबारा से अपडेट होना या रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है। इसलिए छुट्टियां बहुत जरूरी होती हैं, ताकि छुट्टियों के बाद हम फिर उस काम को अच्छे से कर पाए। तो देखो यहाँ पे हमने पहले टाइटल लिख दिया मेन, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ हॉलीडेज का क्या इम्पोर्टेंस है देखो, ये हमने लिख दी इसके अंदर की नोट मेकिंग। फिर यहाँ पे हेडिंग डाली, इसके अंदर की बातें बता दी। फिर हमने ये हेडिंग लिखी, फिर इसके अंदर की बातें हमने बता दी। फिर यहाँ पे हमने हेडिंग लिखी, इसके अंदर की बातें बता दी। फिर हेडिंग लिखी, इसके अंदर की बातें बता दी। आपको कम से कम ना 4 बतानी है, आप ज्यादा बताना चाहे ज्यादा बता सकते हो। वैसे तो 3 भी काफी होनी चाहिए, क्योंकि 3 मार्क्स की है, 2 मार्क्स की है वैसे। उसके बाद समरी के देखो 3 मार्क्स हैं। तो इन्होंने बोला कि 1/3 बच्चे को खुद लिख देनी है जो समरी है। तो समरी के 2 मार्क्स कंटेंट के और 1 मार्क्स आपने किस प्रकार से एक्सप्रेस कराना उसके मिलेंगे। फिर सेक्शन बी पर आ जाओ, ये 23 मार्क्स का है। और इस ग्रामर में जो है ना, इसमें 7 मार्क्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है नाउ। तो जब नाउ लिखा आ जाता है ना, तो यहाँ पर आपको इजएमआर आईएनजी लगाना पड़ता है। आप मेरे ना ग्रामर वीडियो देख लेना, GRAMM या ग्रामर ASC स्टार्टर लिखना। अगर वो 9th क्लास भी लिखा रहा तब भी देख लेना, क्योंकि उसमें सारे रूल बता रखे हैं मैंने। अगर 10th भी लिखा है तब भी देख लेना, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ रूल बता रहा था, नाउ आता है तो इजएमआर लगाना पड़ता है। तो द किड बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आर लग जाएगा, द किड्स आर प्लेइंग। अब देखो सेकंड है यहाँ पर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई डैश ऑल माई असाइनमेंट्स कंप्लीट। तो ये कह रहा है इतने समय तक मैं कर चुका हूँगा, मतलब ये ना हम वर्क कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा वुड हैव कंप्लीटेड, ठीक है। और यहाँ पर बिफोर लिखा आ गया। जब बिफोर लिखा आता है ना, तो इससे पहले हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है, और बिफोर के बाद 2nd फॉर्म लगती है, ठीक है। ठीक है, ये आंसर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है लास्ट। जब लास्ट लिखा आ रहा है तो वर्ब की 2nd फॉर्म लगाई जाती है, तो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है।
फिर ये ना उल्टे सीधे वर्ड्स को लिख दिया, हमें इसको क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जंबल्स वर्ड है ये, ठीक है। अब आंसर देख सकते हैं इसके, पहले खुद ट्राई कर लेना, फिर उसके बाद अब उसके बाद यहाँ पर आपके एग्जाम में 16 नंबर की राइटिंग स्किल है, तो यहाँ पर 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। देखिए ये लिखा है कि आप हर्ष हो या हर्षिता हो, यू वांट टू सेल योर फ्लैट, आप अपना फ्लैट बेचना चाहते हो, तो ये फोर सेल से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो इनके ना पैटर्न होते हैं, अगर आप पैटर्न अच्छे से कर लो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। अब यहाँ पर तो इन्होंने सिर्फ ये लिखा कि कंटेंट के कितने मार्क्स हैं, और इन्होंने कुछ ज़्यादा डिटेल दी नहीं है, ठीक है। तो ये आप सपोर्टिंग मटेरियल से अच्छे से कर लेना, ये फोर सेल से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं, इसमें बता रखा है कि प्रिंसिपल ऑफ ध्यानचंद गर्ल्स स्कूल देहरादून के अंदर है, तो उन्हें एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो यहाँ पर आएगा सिचुएशन वैकेंट। आपको ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सिचुएशन वैकेंट है या सिचुएशन वांटेड है। देखिए यहाँ लिखा है कि इस स्कूल को ना एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, यानी कि जॉब देने वाले हैं, और जॉब देने वाले हैं, तो इस तरीके से ये सिचुएशन वैकेंट हो गया। तो आपके लिखोगे वांटेड और रिसेप्शनिस्ट फॉर ध्यानचंद गर्ल्स स्कूल देहरादून, इस तरीके से स्टार्टिंग करके आराम से लिखते जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि दो में से एक आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, वो फॉर सेल पर आ सकती है, वो किसी और टॉपिक पर आ सकती है। फिर यहाँ पर आपको पोस्टर बनाना होगा, जैसे साइंस वीक पर दिया गया। अगर ये नहीं करना तो आप एनवायरमेंट क्लब के मेंबर हैं, तो आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको उसके इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पोस्टर बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद 8th नंबर पर स्पीच है, आपको स्पीच देनी है किसके ऊपर, कंस्ट्रक्टिव इमोशंस आर नेसेसरी फॉर अ पर्सन ग्रोथ। अगर इमोशन कंस्ट्रक्टिव है तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है मनुष्य की ग्रोथ के लिए। तो आपको इस स्पीच के रिगार्डिंग लिखना है, तो शुरू में आपको पता ही होगा कुछ लाइन्स फिक्स होती हैं, वो आप याद रख लेना। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से लिखते चले जाना। मेन बात है आपको इस टॉपिक के बारे में अगर पता है तभी आप इसे अच्छे से लिख पाओगे, नहीं तो ऑप्शन में यह है कि आप स्पीच दोगे सोशल जस्टिस फॉर ऑल, कि सभी के साथ सामाजिक न्याय हो। और एक बात बता दूं कि जैसे अगर कोई भी स्पीच आ जाती है या कोई और चीज़ आ जाती है, तो आप अगर उसके बारे में ज़रा नहीं जानते तो आप सोचो कि क्या आपने एसएसटी में, साइंस में या किसी में भी उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा हुआ है तो वो क्या, तो उसी से रिलेटेड सारी बातें लिख देना। फिर है यहाँ पर 9th में डिबेट। डिबेट देखो आपको अलग से करनी पड़ेगी। डिबेट में आपको या तो फेवर में बोलना है या अगेंस्ट में बोलना है। यहाँ पर लिखा शेयर्ड वैल्यूज हेल्प अ पर्सन टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये कह रहा है अगर हम वैल्यूज को शेयर करते हैं ना, तो पर्सन जो है वो चैलेंज जो भी आते हैं ना इस वर्ल्ड में, तो उसका सामना कर पाता है। तो वैल्यूज को शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आपको फेवर या अगेंस्ट जो भी आपको सही लगे वो लिखना है। ये समझ नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन वाला कर सकते हो। द इंटरनेट इज अ सेफ हेवन, जो इंटरनेट है ना वो सुरक्षित स्वर्ग है। कैसे, फेवर में बताओ या इसके अगेंस्ट बताओ। आपको फेवर या अगेंस्ट दोनों में से किसी एक में बताना पड़ता है। यहाँ पर तो सिर्फ पैटर्न वगैरह दे रखे हैं, कह रहे स्लोगन हो सके तो बताओ, कोई एक्सप्रेशन सही से बताओ जिससे कि टीचर को अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। ये देखो स्पीच वगैरह का बता रखा है कि बॉडी उसमें कंटेंट हो, फॉर्मेट सही हो, ओपनिंग एड्रेस सही हो, कि सामने एड्रेस मतलब कैसे सबको बोल रहे हैं, और लास्ट में कंक्लूजन थैंक यू से जरूर हो। ऐसे डिबेट का भी आप देख सकते हो। नो टाइटल इज रिक्वायर्ड, ये कह रहा है कि डिबेट के लिए कोई टाइटल नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर दे दो तो अच्छी बात है। तो ये डिबेट में कह रहा है कि टाइटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। इफ अ कैंडिडेट राइट्स द टाइटल नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर, अगर वो टाइटल लिख भी देगा तो उसको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आंसर की ऑफिशियल दिखा दो ताकि बच्चों को आइडिया हो सके। फिर देखो अब आप बुक के देख लो कौन कौन से वगैरह आए हैं क्वेश्चन वगैरह,
ठीक है, आप आराम से इसे देख सकते हैं। और अलंकार जरूर आएगा, फिगर स्पीच, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर अपोजिट लिखा है एक दूसरे के तो उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर अगर आप ये स्ट्रेंजर नहीं करते तो आप नीचे वाली कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे वाली के आंसर भी आप देख लो। इन सब की प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि कई बार ये रिपीट हो जाते हैं। फिर ये 11th है, ये बुक की पैसेज में से आपका आएगा, फिर इसके आंसर आपको देने हैं। ये नहीं करना तो आप ये वाली कर सकते हो। और देखो कई बार क्या होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं पैसेज भी वही होते हैं, तो उसमें से आप हेल्प ले सकते हो। तो थोड़ा ध्यान से करना, अच्छे से आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। फिर एक और पैसेज है। देखो पैसेज से कितना स्कोर कर सकते हो, इसलिए कह रहा हूँ रीडिंग अच्छी कर लो और एक एक वर्ड मीनिंग अच्छे से कर लो ताकि आप आराम से सारे आंसर दे पाओ। फिर ये नहीं करने तो आप ये कर सकते हो। ये आपकी जो स्नैपशॉट की बुक है ना, उसमें से पैसेज है। मदर्स डे है ना, तो आपने पढ़ा होगा। ये आप देख लो, मैं आंसर एक साथ ही दिखा देता हूँ। इन्होंने सारे आंसर कर रखे हैं, आप आराम से मैच कर सकते हैं अपने आंसर। अब नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, ये इसके आंसर भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये जितने भी है ना, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। देखो आपकी किताब में जो अपने क्वेश्चन से पढ़े उसी को बोल रहा है कि आर्टिकल इसके ऊपर लिखिए कि भगवान उसकी मदद करता है। ठीक है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम, जो अपनी मदद करते हैं, भगवान तभी आपकी मदद करते हैं। ठीक है ना, तो आर्टिकल के रूप में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इसलिए आर्टिकल को आप अच्छे से कर लो और उनके पैटर्न वाले कर लो ताकि आपको नुकसान ना हो कोई भी। फिर इस तरीके से यहाँ पे दो में से एक क्वेश्चन करना है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, आंसर वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है डियर, इतना ही था इस वीडियो में। अच्छा, तो मैंने आपको कहा था पेपर नंबर सेकंड भी दिखाऊंगा, तो इवनिंग का पेपर जो है ना, खाली मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, फटाफट दिखा देता हूँ, मैं उसे अब समझाऊंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था जैसे इवनिंग का देख लो, क्या डिफरेंस है आपको पता लग जाएगा। ये देखो, ये पेपर है, आंसर की इसकी लास्ट में दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये ग्रामर है ना, ये पहले खुद ट्राई करना, फिर आंसर अपने मैच कर लेना। ठीक है, और देख लो कौन कौन सी एडवर्टीजमेंट इसमें आई है, ये सारी प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, और अपने टीचर्स को वगैरह को जो भी अब जिसकी भी गाइडेंस में है उनको चेक करा के देखना कितने आपके मार्क्स आते हैं।
अब आप आंसर की देख सकते हैं आराम से। जैसे अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो यूट्यूब में 3 डॉट होते हैं, उससे आप अपनी स्पीड जो है कम कर सकते हैं वीडियो की, ठीक है। ये ग्रामर के जो आंसर है ना, मैच करो आपके कितने से निकलते हैं। जैसे ऑलरेडी लिखा है तो क्या रूल लग रहा है। ये बता रहा है कि किस किस के कितने कितने मार्क्स मिलते हैं। और तीसरे नंबर पर आपको पता लग ही गया होगा कि नोट मेकिंग है, तो अब वो भी ध्यान रखना। डिबेट है, स्पीच आएगी, ये सारा सिलेबस का पैटर्न यही सेम रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही पेपर बनेगा, इतने नंबर पे ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आंसर आ गए, आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना क्योंकि बहुत से रिपीट हो जाते हैं। इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।